ये सेशन हिंदी में होगा। सेशन चालू करने से पहले मैं आपको मिस्टर कुणाल कुमार के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मिस्टर सीए कुणाल कुमार, जो कि दिल्ली की एक कंपनी टीके एंड को में पार्टनर है, वो स्पेशलाइज करते हैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन सर्विसेज में स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए। मिस्टर कुणाल उनके 8 साल के अनुभव होने के साथ बिजनेस को उनकी अकाउंटिंग स्ट्रीमलाइन करने में मदद करते हैं। वह एक ज़ोहो बुक्स एक्सपर्ट है, जो बिजनेसेस को अकाउंटिंग ऑप्टिमाइज करने में बहुत रुचि रखते हैं। मैं उन्हें वेलकम करती हूँ, जो अभी इनवॉइसिंग मैंडेट के बारे में बिजनेस को तैयारी करने में मदद करेंगे। Yeah, hi Sakshi, and very welcome to all of the attendees in this session. आज की इस सेशन में हम ई-इनवॉइसिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने फ्रॉम 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर दिया है। तो आज के सेशन में ई इनवॉइसिंग क्या है, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या ई इनवॉइसिंग के एडवांटेजेस हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स के अंदर हम कैसे ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। और सेशन के लास्ट में, इस वेबिनार के लास्ट में, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा पाऊं। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, विजिबल होगी। प्लीज मुझे चैट में बताइए कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है अगर तो। यस, क्या स्क्रीन विजिबल है? हम चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले आज के इस सेशन का, इस वेबिनार का हमारा जो एजेंडा है, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रोसीजर हैं ई इनवॉइसिंग के। ई इनवॉइसिंग का क्या इम्पैक्ट होगा एक स्मॉल बिजनेस ओनर के ऊपर। एक इंडिया के अंदर कोई भी अगर एक बिजनेस रन कर रहा है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं ई इनवॉइसिंग से, और कुछ एफएक्यू क्वेश्चंस, और लास्ट में ज़ोहो बुक से हम कैसे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई इनवॉइसिंग आखिर है क्या। देखिए, जितने भी बी टू बी इनवॉइस हम जनरेट करते हैं, ई इनवॉइसिंग उसी को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे जो भी हम, एक होता है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो जितने भी बी टू बी इनवॉइसेस हैं, उसके लिए हमें ई इनवॉइस क्रिएट करना है। जैसे हम ई वे बिल क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसको हम बोलते हैं ई इनवॉइसिंग पोर्टल। वहां पर हमें जो भी हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे, वहां पर हमें रिपोर्ट करने हैं। हालांकि पहले से ही हम, आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही हम अपने इनवॉइसेस जो भी बनाते हैं वो कंप्यूटर पर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाते हैं। डेफिनेटली वो तो आपको करना ही है, लेकिन अब उन इनवॉइसेस को आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी रिपोर्ट करना है। तो ये इनवॉइसिंग कैसे आया? सबसे पहले अक्टूबर 2020 में इनवॉइसिंग को फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। सबसे पहले जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर थी, उनके लिए एप्लीकेबल किया गया। फिर जनवरी 2021 में जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से 100 करोड़ से ऊपर थी, उनके लिए एप्लीकेबल किया गया। फिर अप्रैल 2021 में जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर थी, उनके लिए एप्लीकेबल किया गया। फिर अप्रैल 2022 में जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर थी, उनके लिए एप्लीकेबल किया गया। फिर अक्टूबर 2022 में 10 करोड़, और फिर अब अगस्त 2023 से जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर टर्नओवर का मतलब क्या है और हमें कैसे चेक करना है कि क्या ई इनवॉइसिंग हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस फेज 6 के अंदर जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया है। और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ भी हो, उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर दे आगे आने वाले फ्यूचर में। तो हमें इसके लिए तैयार होना है।
एज अ बिजनेस ओनर हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, किस तरह से ये हमारी अकाउंटिंग को इफेक्ट करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे एक ABC कंपनी है, उसकी टर्नओवर, उसने बिजनेस स्टार्ट करा, लेट से उसका पुराना बिजनेस है, और 1 जुलाई 2017 से अगर हम बात करें, जब से जीएसटी आया था इंडिया में, एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो लेट से 17-18 में उसकी टर्नओवर 2 करोड़ थी, 18-19 में 6 करोड़ थी, 19-20 में 4 करोड़ थी, 2021 में 2 करोड़ थी, 21-22 में 1 करोड़ थी, 22-23 में 4 करोड़, और इस साल लेट से अभी तक अप्रैल से जून तक हम 3 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या अब हमारे लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? अगर आप यहाँ देखें तो पिछले सारे सालों में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से कम रही है। सिर्फ एक साल फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनवॉइसिंग हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? यस, यहाँ पर आंसर है यस। क्योंकि क्या बोला गया इनवॉइसिंग के प्रोविजन में? अगर आपकी टर्नओवर 1 जुलाई 2017 से फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 31 मार्च 2023 तक किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रही है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपने बिजनेस के अंदर आपको चेक करना है कि आपको अपनी हर साल की टर्नओवर को चेक करना है कि हमारी टर्नओवर कितनी थी, और उसके बाद अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये टर्नओवर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर टर्म यूज की गई है। गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, लेट्स से ABC कंपनी है। अब उसकी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टर्नओवर 2 करोड़ है, 18-19 में 3 करोड़ है, 19-20 में 4 करोड़ है, 20-21 में 2 करोड़ है, 21-22 में 1 करोड़ है, और 22-23 में 4 करोड़ है, 4 करोड़ है। तो आप देखिए पिछले किसी भी 17 से लेके 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2023 तक किसी भी साल में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2023 से अभी तक 3 महीने के अंदर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गई है, 6 करोड़ हो गई है। तो क्या हमारे लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? क्योंकि यह पर आप देखिए सिर्फ इसी साल में हमने टर्नओवर को 5 करोड़ से एक्सीड करा है, पिछले किसी भी साल में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती। तो यस, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, लेकिन इस साल 1 अगस्त से नहीं है। हमारे लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से। तो ध्यान रखना, अगर हमारी इस साल की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और पिछले किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ई इनवॉइसिंग हमारे लिए 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल नहीं है। ई इनवॉइसिंग हमारे लिए एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल 2024 से। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इनवॉइसिंग के बारे में आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए, तो इससे आप देख सकते हैं कि क्या वाकई में ही हमारी बिजनेस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही। और अब ई इनवॉइसिंग को आगे समझने से पहले, ई इनवॉइसिंग का आखिर मतलब क्या है? ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या ये है कि हमें गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाके इनवॉइस क्रिएट करनी है? क्या इसका मतलब, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है एज अ लेमैन की ई इनवॉइस का मतलब है कि हमें अब बस गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाना है और वहां पे जाके इनवॉइस क्रिएट करना है। अब हमें अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ई इनवॉइसिंग डज नॉट इम्प्लाई टू जनरेशन ऑफ इनवॉइस ऑन जीएसटी पोर्टल, but it means submitting already generated standard invoice to on a common ई इनवॉइसिंग पोर्टल। देखिए गवर्नमेंट के जीएसटी, गवर्नमेंट के 3 पोर्टल हैं अभी तक। एक है हमारे पास जीएसटी पोर्टल, जहाँ पे हम अपनी जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे हम GSTR 1, GSTR 3B और जो भी हमारी एनुअल रिटर्न है वो हम जीएसटी के पोर्टल पर फाइल करते हैं। एक है हमारा गवर्नमेंट का ई वे बिल का पोर्टल, वहां पर हम क्या करते हैं, अपने ई वे बिल वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं ई इनवॉइसिंग पोर्टल। अब जो भी आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे
वो इनवॉइस आपको ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर एक तरह से अपलोड करने होंगे, वहां पर जाकर उसको वहां पर अपलोड करना होगा। और इसको बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी कहते हैं कई बार। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्ट एज रजिस्ट्रार एंड ऑपरेट थ्रू अ वेबसाइट टू असाइन इनवॉइस रेफरेंस नंबर टू ईच इनवॉइस और डेबिट नोट। ये एक देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, आपके पास नीचे लिंक शो हो रहा होगा, e-invoice1.gst.gov.in। यानी जो भी हम ई इनवॉइस बनाएंगे, जो भी हम अपने इनवॉइसेस नॉर्मल क्रिएट करते हैं, वो इनवॉइस अब हमें जस्ट रिपोर्ट करनी। कहाँ पर रिपोर्ट करने? ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर रिपोर्ट करने हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया है यहाँ पर। इस पोर्टल पर जाकर आपको रिपोर्ट करनी है, और वहां से जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको एक IRN मिलेगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर और QR कोड। ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपनी इनवॉइस में मेंशन करना है, और ये QR कोड आपके इनवॉइस में मेंशन करना है। ये ऑटोमेटिक आपके जो आप इनवॉइस में अपलोड करोगे, ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में आ जाएगा। ठीक, तो अब ये ई इनवॉइसिंग के लिए आखिर स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से हमें ई इनवॉइसिंग करनी है? तो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हम बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही इनवॉइस क्रिएट करने। जब सबसे पहला स्टेप है जनरेट इनवॉइस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, उसी में ही आपको अपने इनवॉइसेस क्रिएट करने। अगर आप ज़ोहो में कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, उन इनवॉइसेस को अपलोड करना है IRP पे, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे वहां पर, और ज़ोहो में तो आपको कुछ ऐसा अपलोड भी नहीं करना, आपको जस्ट एक क्लिक करना है, जो भी डेटा आपका यहाँ पर है वो आपके इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर चला जाएगा। वहां से आपको, जब आपका वो डेटा वहां चला जाएगा, आपका इनवॉइस जब वहां पर चला जाएगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, या मैं कहूँ ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर, तो वहां से आपको एक IRN मिलेगा विद QR कोड। ये IRN का मतलब है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक तरह से नंबर है जो आपके इनवॉइसेस पर मेंशन होगा, और एक QR कोड भी होगा जो आपके इनवॉइसेस पर मेंशन होगा। इस इनवॉइस को आप शेयर करेंगे। हालांकि ये जो इनवॉइस आपको मिलेगा ई इनवॉइसिंग पोर्टल से, ये डिजिटली साइन होगा, और इस इनवॉइस को आपको शेयर करना होगा जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनके साथ आप इस इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं एज अ सप्लायर। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जिनके साथ भी आप क्लाइंट्स हैं, जो भी, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं उनको विद QR कोड। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे ई इनवॉइसिंग को जनरेट करने के। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। सेशन के अभी थोड़ा सा बाद में अनु भी है हमारे साथ, वो डिस्कस करेंगी कि कैसे हम जो बुक से इसको हम क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम ई इनवॉइसिंग अब किस किस एंटिटीज पर, किन किन बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम बात करें, तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज के बारे में, कुछ एंटिटीज के बारे में, कुछ बिजनेसेस के बारे में बताया है कि जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कंपनीज, वो बिजनेसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। तो अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, तो अगर आप सिनेमैटिक फिल्म्स एक तरह से एग्जिबिट करते हैं मल्टीप्लेक्सेस के अंदर, तो आपके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो अगर आप एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। और पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 14 ऑफ CGST रूल OIDAR सर्विसेज, अगर आप कुछ इस तरह की OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन रिलेटेड सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं OIDAR बिजनेस के अंदर, तो आपके ऊपर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। जो भी SEZ यूनिट्स है, उनके ऊपर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर SEZ यूनिट के बारे में बोला गया है, SEZ डेवलपर के बारे में नहीं बोला, यहाँ पर SEZ यूनिट बोला है। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद बात करें, अब जब ये ई इनवॉइसिंग आ जाएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पास। तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे एक बिजनेस के ऊपर, या एज अ इकोनॉमी में हम बात करें,
या गवर्नमेंट के ऊपर या हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहला तो इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब देखिए हम जो इनवॉइस बनाएंगे वो ई इनवॉइस बनाएंगे। हम एक बार इनवॉइस बना के हम बड़े ध्यान से हम इनवॉइस बनाएंगे। पहले क्या होता था, इनवॉइस बनाया, भेजा, कैंसिल करा, फिर दोबारा बनाया, क्रेडिट नोट बना दिया, डेबिट नोट बना दिया। लेकिन अब हम थोड़ा सा केयरफुली इनवॉइस बनाएंगे, उस इनवॉइस को गवर्नमेंट के पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एरर्स कम होंगे। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट सेविंग होगी हमारी। कॉस्ट सेविंग किस तरीके से होगी देखिए एक बार जब हम गलती कम करेंगे, एरर्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम है इन चीजों के ऊपर जो लगता है उससे हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। फास्ट पेमेंट, अगर हम ई इनवॉइसिंग करेंगे तो जैसे ही हम रिपोर्ट करेंगे तो ये ई इनवॉइसिंग हमारे ऑटोमेटिकली GSTR 1 में भी आ जाएगा और ई वे बिल में भी आ जाएगा। तो देखिए इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। जब हम एक ई इनवॉइस बना रहे हैं तो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है आपकी GSTR 1 में और ऑटो पॉपुलेट हो रहा है आपके ई वे बिल के अंदर। तो डेफिनेटली बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, आप फास्टर पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और ये इन्वायरमेंट बेनिफिट भी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम पेपरलेस होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपरलेस होते जा रहे हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी एक तरह से बेनिफिट है। एडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया कि हाँ ऑटो रिपोर्टिंग होगी, आपको GSTR 1 के अंदर ऑलरेडी दिखाई जाएंगे, आपके जो भी इनवॉइस होंगे वो ऑलरेडी आपको दिखेंगे, तो ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगी, ई वे बिल भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, ऑटो जनरेशन ऑफ GST रिटर्न, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, रिडक्शन इन एरर्स, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, रिडक्शन इन डिस्प्यूट इन पार्टीज, पार्टीज के बीच में कई बार सप्लायर और कस्टमर के बीच में कई बार क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। तो वो डिस्प्यूट कम होंगे क्योंकि जो हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी जा रहा है और कस्टमर को भी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो जो डिस्प्यूट होते हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। कंप्लीट ट्रायल विद द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के पास भी पूरा आपके पास ट्रायल रहेगा। आपको याद होगा अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल भी एप्लीकेबल हुआ था। तो ऑडिट ट्रेल में हम एक एक अकाउंटिंग का ट्रेल रखते थे और अब ई इनवॉइसिंग होने से जो हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, एक एक इनवॉइस का हिसाब किताब एक तरह से गवर्नमेंट के पास रहेगा, डिपार्टमेंट के पास रहेगा। तो और ज्यादा आप सोचिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। हमें ध्यान रखना है जो भी इनवॉइस क्रिएट करने हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। और लास्ट क्या बेनिफिट होगा इनवॉइसिंग के आने से, एलिमिनेट फेक इनवॉइसेस। जो फेक इनवॉइसेस क्रिएट होते थे जो गलत लोग होते थे, फेक इनवॉइसेस क्रिएट करते थे, फेक तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे, तो वो अपने आप वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जितने भी फेक इनवॉइसेस थे वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ई इनवॉइसिंग के आने से। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में, एज अ बिजनेस ओनर या एज अ अकाउंटेंट हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैंने इनवॉइस बना दिया, इनवॉइस बनाने के बाद मैंने उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे क्या ई इनवॉइसिंग कैंसिल करना है, तो क्या मैं उसे कैंसिल कर पाऊंगा? अब कैंसिल दो तरीके से, फुली कैंसिल करना है या पार्शियली कैंसिल करना है। तो कैन अ ई इनवॉइस बी कैंसिल पार्शियली? तो इसका आंसर है an invoice cannot be cancelled partially but it can be cancelled wholly। यानी ई इनवॉइस को आप पार्शियली कैंसिल नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ मुझे थोड़ा अमाउंट बदलना है, कोई आइटम चेंज करना है, वो पूरा इनवॉइस कैंसिल होगा। और ये कैंसिलेशन करने के बाद आपको ये रिपोर्ट करना होता है विद इन 24 आवर्स एट विद IRN at e-invoicing portal। So on cancellation it must be reported to IRN within 24 आवर्स। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको इसको रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये 24 आवर्स पूरे हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, तो फिर आप इसको ई इनवॉइसिंग पोर्टल से कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको GST पोर्टल से कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप अपनी GSTR फाइल करोगे, GSTR 1 या 3B, तो वहां से जाके आप इसको कैंसिल करोगे। तो एनी अटेम्प्ट टू कैंसिल आफ्टर 24 आवर्स कैन नॉट बी डन ऑन invoice registration portal and must be manually cancelled on GST portal before returns are filed। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कैंसिल कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कई बार इसमें कि क्या हम ई इनवॉइसिंग को बल्क में एक बार अपलोड कर सकते हैं? तो अभी तक तो ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। तो will the bulk uploading of invoice for generation of IRN is possible? तो इसका आंसर है नो, invoice must be uploaded one at a time into IRP।
accounting software of a business will need to design to place a request to upload of individual invoice. तो आपको individual invoice अपलोड करनी है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक साथ में बल्क में। अगर आप पूरे महीने के पूरे हफ्ते के करेंगे तो वो अभी सिस्टम नहीं है। थर्ड इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे ई इनवॉइस बनाना है, इस ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू निल रेटेड होली एग्जम्प्टेड सप्लाई, क्या ये निल रेटेड पर होली एग्जम्प्टेड सप्लाई पर एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नो। जो ई इनवॉइसिंग है वो निल रेटेड पर होली एग्जम्प्टेड सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं है। ओनली ऑफ बिल ऑफ सप्लाईज इशूड एंड नॉट अ टैक्स इनवॉइस। तो यानी जब भी आप टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जब भी आप टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे तभी आपके बिजनेस के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। टैक्स इनवॉइस हो गए, डेबिट नोट हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, तभी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। इवन अगर आप कोई रिसीट वाउचर, जैसे अगर हम कई बार रिसीट वाउचर देते हैं तो क्या उस पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? नो, उस पर भी नहीं है। जो भी हम टैक्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है, वो भी B2B ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि देखिए अगर आपने अपना बिजनेस चला रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि हमने बात करी थी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ही आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 17-18, उसमें हमें कौन सी डेट से देखना है अपनी टर्नओवर? क्या 1 अप्रैल 2017 से हमें अपनी टर्नओवर देखना है, या जीएसटी जब से लागू हुआ, जीएसटी जब से एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वहां से देखना है? तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दी एग्रीगेट टर्नओवर फॉर इनवॉइसिंग एलिजिबिलिटीज टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 onwards. However, GST is implemented on 1 July 2017. Hence, for financial year 17-18, aggregate turnover is to be computed from 1 अप्रैल 2017 या 1 जुलाई 2017। हमें टर्नओवर कहाँ से देखनी है, 1 अप्रैल से देखनी है या 1 जुलाई से देखनी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि जो आपको टर्नओवर आपकी देखनी है वो देखनी है 1 जुलाई 2017 से, जिस दिन जीएसटी आया था। ठीक, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018। तो उस फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 1 जुलाई 2017 हमारे लिए डेट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवांटेजेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मेरे साथ अनु है, वो आपको थोड़ा सा ई इनवॉइसिंग के बारे में जो बुक्स पर बताएंगी कि ई इनवॉइसिंग हम जो बुक्स पर कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे है क्या है। और फिर लास्ट में हम आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो मेरा नाम अनु है, मैं ज़ोहो बुक्स प्रोडक्ट सपोर्ट से हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे आपको Q&A आ रहा है, वहाँ पे देखिए आपको पॉल्स का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप जाएँगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप उनमें पॉल्स में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। ओके? एंड सेकंड, अब मैं स्टार्ट करती हूँ ज़ोहो बुक्स का पार्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़ोहो बुक्स एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जिसमें जो क्लाउड बेस्ड है, जिसमें आप अपनी अकाउंटिंग जो भी आप सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आइटम का स्टॉक मैनेज करना, ये सारी चीजें आप ज़ोहो बुक्स में हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग, हमने स्पेशली जीएसटी पार्ट को ध्यान रखा है ताकि ई इनवॉइसिंग, ईबी बिल आप एक ही प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। तो ये ज़ोहो बुक्स है जो कि आपका टोटली क्लाउड बेस्ड है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपका ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही आपका कोई भी लैपटॉप हो या कोई आपका एक इंटरनेट हो, उस पे कोई डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी हैं, इनफैक्ट आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग, बट इससे पहले आपसे मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। आप एक बार मुझे बताइएगा कि वो विजिबल है या नहीं है। सो चैट पे एक बार करके बताइएगा कि वो विजिबल है या नहीं है आपका। विजिबल नहीं है? 1 सेकंड, जस्ट अ मिनट। या नाउ इट्स विजिबल। ओके, सो ई इनवॉइसिंग अभी हम चेक करेंगे कि लाइक कैसे ज़ोहो बुक से हम ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं
और इनवॉइस कैसे आप जोहो बुक्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या है, जैसे कि आपको मिस्टर कुणाल ने बताया था कि ई इनवॉइस का जो लिंक है आपका einvoice.gst.gov.in है, इस पे आपको जाना है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे साइट आ रही होगी जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन एंड देन पोर्टल लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। पोर्टल लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो आपकी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर पूछेगा। जीएसटीआईएन नंबर डालने के बाद जब आप कैप्चा डाल के गो करेंगे तो जो भी आपके जीएसटी नंबर से रिलेटेड आपकी कंपनी की चीजें हैं, जैसे कि आपके एप्लीकेंट नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस हो गया, सिटी हो गई, पिन हो गया, स्टेट हो गया, मेल आईडी एंड इवन फोन नंबर, ये सारी आपको डिटेल्स वहां पे दिखा दिया जाएगा। आपको जस्ट वेरीफाई करना है एंड देन आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई वांट टू इनेबल माय जीएसटीएन फॉर ई इनवॉइसिंग, एंड देन ओटीपी पे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जो भी आपने जीएसटी में दिया हुआ है। उस नंबर से इस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे एंड देन वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ये आपसे पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड आपका 6 to 15 कैरेक्टर्स का लेंथ में होना चाहिए। आपको यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड देना है, अगेन री एंटर करना है पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए एंड देन सेव पे क्लिक कर देना है। ये सेव पे क्लिक करने के बाद आपका ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ई वे बिल के लिए कभी जोहो कॉर्पोरेशन को एज ए जीएसपी ऐड किया होगा तो आप वो यूजर नेम पासवर्ड भी जोहो बुक्स में यूज कर सकते हैं, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं ई वे बिल के लिए कभी यूज किया है तो फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। उसके लिए अगेन आपको ई इनवॉइस की पोर्टल पे जाना है। सेम है आपका einvoice.gst.gov.in। इस बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शंस आएंगे जैसे कि एपीआई रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यूजर क्रेडेंशियल है एंड देन क्रिएट एपीआई यूजर है। क्रिएट एपीआई यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ओटीपी मांगेगा। अगेन ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे। एक बार जब आप वेरीफाई कर लेंगे आपको कुछ डिटेल्स आएंगे जिसको आपको भरना है। इस डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसके थ्रू करना है, थ्रू जीएसपी, थ्रू ईआरपी, थ्रू क्लाइंट आईडी ऑफ अदर जीएसटीएन। सो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है थ्रू जीएसपी, और जीएसपी के ऑप्शन पे जोहो कॉर्पोरेशन लेना है। जोहो कॉर्पोरेशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अगेन आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। ये यूजर नेम का जो फॉर्मेट होगा वो एपीआई अंडरस्कोर करके होगा, और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि सेम चीज आपको जोहो बुक्स में डालना है। तो जब आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, री एंटर पासवर्ड करेंगे एंड सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके ई इनवॉइस पोर्टल और जोहो बुक्स के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि जोहो बुक्स में हम कैसे ई इनवॉइस बना सकते हैं और उसको ई इनवॉइस के लिए पुश कर सकते हैं। सो ये अभी मेरा जोहो बुक्स वाला पेज है आपका। आई होप आपको सब दिख रहा होगा। अभी देखिए आपको क्या करना है, दो चीजें इनवॉइस बनाने से पहले, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है आपको ई इनवॉइस इनेबल करना है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, ई इनवॉइसिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इनेबल्ड किया है तो ये शो हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इनेबल नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे डिसेबल आ रहा है वैसे इनेबल नाउ का ऑप्शन आएगा। इनेबल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अगर आपका एक जीएसटीएन है तो एक लिस्ट करेगा, अगर मल्टीपल है तो आपको मल्टीपल सारे जीएसटी। अभी आप देख सकते हैं जोहो बुक्स का पेज आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, ओके, तो मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ जोहो बुक्स वाला पार्ट आपका। आपको सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में देन ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आएगा। आप जैसे इनवॉइसिंग पे क्लिक करेंगे आपको इनेबल डिसेबल का यहीं पे ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, अदरवाइज आपको यहाँ पे इनेबल नाउ का ऑप्शन आएगा। इनेबल करने के बाद आपकी कंपनी में अगर एक जीएसटीएन है तो वो यहाँ पे लिस्ट करेगा। अगर आपने मल्टीपल ब्रांच ऐड किए हुए हैं, मल्टीपल ब्रांच अगर ऐड किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा।
आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब देखिए आप यहाँ पे कनेक्ट नाउ अगर आप क्लिक करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। ये वही यूजर नेम पासवर्ड होगा जो आपने अभी लॉगिन करने के बाद बनाया था, API_, करके ये उसका फॉर्मेट है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद जब आप सेव एंड वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, स्टेटस कनेक्टेड एंड एक्शन हो जाएगा आपका रिकॉन्फ़िगर और डिस्कनेक्ट करके। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपको इनवॉइस की टेम्पलेट में करना है। तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है। जो भी टेम्पलेट आप इनवॉइस के लिए यूज करते हैं उसको एडिट कीजिएगा। इसके बाद आपको फुटर के सेक्शन में जाना है। आप जैसे ही फुटर में जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ई इनवॉइसिंग डिटेल्स करके, जहाँ पे आपका QR कोड, IRN, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये आपको चारों चीजें टिक करके सेव करना है। आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे फॉर्मेट में शो करेगा। ये इनेबल करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ज़ोहो बुक्स में इनवॉइस को कैसे जनरेट करना है और पुश करना है। इसके लिए आपको सेल्स पे क्लिक कीजिएगा, इनवॉइसेस पे जाइएगा, न्यू इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको कस्टमर का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, इस कस्टमर से रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, जैसे कि बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, GST ट्रीटमेंट, GST नंबर, ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलिंग एड्रेस मैंडेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ई इनवॉइसिंग में बिलिंग एड्रेस मैंडेट होता है। इसके बाद आपको अपना इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट ये डालना है एंड देन आपका आइटम टेबल आता है जहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट किया है। अब इस आइटम में आपको दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहला HSN कोड जो कि मैंडेटरी है अभी, और दूसरा आपको ऐड करना है कि जो क्वांटिटी आप डाल रहे हैं उसका यूनिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा है PCS यानी पीसेस, वैसे ही आपका कुछ क्वांटिटी हो सकता है, जैसे कि बॉक्स हो गया, केजी हो गया, आपका कुछ मीटर में हो गया। इस तरह के जो यूनिट है ये भी आपका कंपलसरी है। उसके बाद आप अपने हिसाब से रेट, टैक्स, अगर कोई डिस्काउंट देना है तो वो दे सकते हैं। एंड इसको फिर अगर सब ओके है तो आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है। सेव एज ड्राफ्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन आते थे, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एंड सेंड और कैंसिल। सेव एंड सेंड अभी हमने हटाया है क्योंकि ई इनवॉइसिंग में आप अगर ई इनवॉइसिंग इनेबल होता है तो कस्टमर को आप तभी सेंड कर सकते हैं जब आपका ई इनवॉइस जनरेट हो चुका हो, या यानी कि IRN जनरेट हो चुका हो। तो इसीलिए अभी आपको सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट ही करना है। अभी आप देख सकते हैं अभी जब इनवॉइस सेव हुआ है तो इसका स्टेटस ड्राफ्ट में है। इसके बाद अगर आपने अप्रूवल लगा रखा है, अपने ज़ोहो बुक्स में इनेबल किया हुआ है, तो पहले आपका इनवॉइस अप्रूवल होगा, मतलब कि सबमिट फॉर अप्रूव आप करेंगे। फिर आपके यहाँ पे जो भी है, कोई एडमिन है या जिसको अप्रूव का एक्सेस है, वो पहले आपका इनवॉइस अप्रूव करेगा। ठीक है? एक बार आपका स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पुश टू IRP का ऑप्शन आएगा और आपका जो स्टेटस होगा वो येट टू बी पुश्ड होगा। अब मैं ये इनवॉइसिंग में पुश कर रही हूँ। ठीक है? तो इसके लिए जब मैं पुश टू IRP पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन आएगा। एक होगा पुश ओनली इनवॉइस डिटेल्स, एक है पुश बोथ इनवॉइस एंड ई-वे बिल डिटेल्स। पुश बोथ इनवॉइस एंड ई-वे बिल डिटेल से क्या होगा कि आपका ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा और ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। बट अभी हम लोग सिर्फ पुश ओनली इनवॉइस डिटेल्स ले रहे हैं। तो मैं ये क्लिक कर रही हूँ, आपका चेक कीजिए एक सेकेंड। आप देख सकते हैं ये इनवॉइस आपका सक्सेसफुली पुश हो गया है और अभी इसका स्टेटस आपका पुश्ड हो गया है और एक क्यूआर और IRN आपका जनरेट हो गया है, जो कि आप अपने डाउन में देख सकते हैं इनवॉइस के टेम्पलेट में। अब आपको यहाँ पे कैंसिल ई इनवॉइस है, जैसे कि मिस्टर कुणाल जी ने बताया था कि इनवॉइस कैंसिल करने का आपका 24 आवर्स का टाइम होता है। जैसे कि अगर आप विद इन 24 आवर्स इस इनवॉइस को कैंसिल करते हैं तो आप विद इन ज़ोहो बुक्स भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कैंसिल ई इनवॉइस करेंगे तो ये वाला इनवॉइस आपका ज़ोहो बुक्स और ई इनवॉइस के पोर्टल दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। अगर यही इनवॉइस आपका 24 आवर्स के बाद अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको IRP पोर्टल पे जाके इसको कैंसिल करना होगा एंड देन ज़ोहो बुक्स में आपको एक ऑप्शन आएगा मार्क एज कैंसिल्ड करके। तो आपको पहले वहां कैंसिल करना है, फिर ज़ोहो बुक्स में कैंसिल करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ इनवॉइस के ई इनवॉइसिंग के स्टेटस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल इनवॉइसेस शो हो रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको पुश्ड फॉर ई इनवॉइसिंग है, येट टू बी पुश्ड फॉर ई इनवॉइसिंग है और फेल्ड ऑन ई इनवॉइसिंग है।
पुश्ड फॉर ई इनवॉइसिंग, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वो इनवॉइसेस आपको शो करेगा जो ऑलरेडी आपके ई इनवॉइस के पोर्टल पे सक्सेसफुली पुश्ड हो चुके हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो येट टू बी पुश्ड फॉर ई इनवॉइसिंग है। ये होते हैं वो इनवॉइसेस जो आपने अभी बना के रखे हैं लेकिन आपने इसको पुश नहीं किया है, तो ये आपके येट टू बी पुश्ड में शो करेगा। नेक्स्ट आपका आता है फेल्ड ऑन ई इनवॉइसिंग। ये वो इनवॉइसेस शो करेगा जो आपने पुश तो किया है लेकिन किसी कारणवश आपका ये इनवॉइस वहां ई इनवॉइसिंग में नहीं गया है। जैसे कि मैं सैंपल के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे ये आ रहा है आपका ई इनवॉइस फेल्ड। आप यहाँ पे रीजन देख सकते हैं कि रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे स्टेट का आपको एरर आ रहा है, तो ये रीजंस आप देख सकते हैं। हर इनवॉइस जो भी अगर आपके फेल्ड होते हैं उसमें आपको रीजंस दिखा दिए जाते हैं। उस रीजन के हिसाब से आप इस इनवॉइसेस को एडिट करके चेंज कर सकते हैं और अगेन आप इसको रीपुश कर सकते हैं या फिर पुश टू आईआरपी पे दोबारा भेज सकते हैं। ये आपका था इनवॉइसिंग पार्ट, और कैसे इनवॉइस जनरेट करते हैं और उसको कैसे पुश कर सकते हैं। अभी और ई इनवॉइसिंग के कितने स्टेटस होते हैं जो आप यहाँ पे एक ही साथ सारे देख सकते हैं। अभी मैं आपको यूजर एंड रोल्स का एक ऑप्शन बताऊंगी जिसमें क्या होता है कि कई बार बहुत से यूजर्स को जो भी आपके एडमिन होते हैं वो यूजर्स को एक्सेस देते हैं कि तुम खुद से ई इनवॉइसिंग यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में यूजर एंड रोल्स में जाना है। आपको कोई भी रोल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ज़ोहो बुक्स में बाय डिफॉल्ट होते हैं एडमिन, स्टाफ, टाइम शीट। ये सारे बाय डिफॉल्ट रोल्स होते हैं। आप अगर खुद का कुछ जनरेट कर रहे हैं उस यूजर के लिए कोई रोल जिसमें आप अपने आप से डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन कौन सा मैं एक्सेस दे सकता हूँ या नहीं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ई इनवॉइसिंग के लिए आपको ऑप्शन आएगा। देखिए ई इनवॉइसिंग पुश एंड कैंसिल ट्रांजेक्शन। अगर आप इसको टिक करके सेव करते हैं तो जो भी यूजर को ये रोल मिलेगा वो यूजर इनवॉइसिंग में अपने इनवॉइस को पुश और कैंसिल कर सकता है। एक पार्ट आपका ये है। दूसरा ये है कि अगर आपकी कंपनी में रेकरिंग इनवॉइसेस बनते हैं, रेकरिंग इनवॉइसेस मींस जो आपके हर मंथली, ईयरली या वीकली रिपीट होते हैं और वो ऑटोमेटिक ज़ोहो बुक्स में बन जाते हैं। उन केसेस में क्या है कि आपको मैन्युअली उस इनवॉइस में जाके उसको पुश करना फिर कस्टमर को भेजना, वो ना करने के बजाय आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में प्रेफरेंसेस में जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स का आपको मॉड्यूल है जिसके अंदर एक रेकरिंग इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। रेकरिंग इनवॉइस में देखिए आपको ये एक ऑप्शन है क्रिएट, ऑटो अप्रूव, पुश एंड सेंड इनवॉइसेस। इसका मतलब कि ये जो भी रेकरिंग इनवॉइसेस आपने दिए हुए हैं वो इनवॉइस आपके अपने आप बन जाएंगे, खुद से अप्रूव हो जाएगा एंड इसी को आप ई इनवॉइस में पुश भी, मतलब वो पुश भी हो जाएगा और कस्टमर को चला जाएगा। कस्टमर को आप तभी सेंड कर सकते हैं जब आपका इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे जा चुका है, यानी उसका आईआरएन एंड क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। तो ये जो आपका लाइक ये सेशन के एंड में आता है, आपको ज़ोहो बुक्स के बारे में या ज़ोहो बुक से ई इनवॉइसिंग को मैनेज करने में आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। एक सिंगल बटन में हम इसको पुश कर सकते हैं। कोई भी अगर एरर है तो हम लोग देख सकते हैं और उसको करेक्ट करके पुश कर सकते हैं। तो ज़ोहो बुक्स में आपको ई इनवॉइसिंग मैनेज करना और एरर रेक्टिफाई करना या हैंडल करना कितना इजी है आपको इस वेबिनार में दिखाया गया है। सो ये था वेबिनार ई इनवॉइसिंग का विद ज़ोहो बुक्स। ये यहाँ पे खत्म होता है। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप क्यूएनए में पूछ सकते हैं। हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। थैंक यू। अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपके सारे क्वेरीज है वो आंसर हो चुके हैं, और अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप जो सपोर्ट ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो आप रीच आउट कर सकते हो। ये एक रिकॉर्डेड वेबिनार है और आपको ये सेशन खत्म होने के बाद मेल किया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी इनवॉइसिंग जर्नी के लिए को लेके अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे और आप लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया होगा। मैं मिस्टर कुणाल और अनु को दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो उन्होंने अपना टाइम निकाल के ये वेबिनार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन। थैंक यू मिस्टर कुणाल।